योगी राजीव रंजन जी इस वक्त मेरे साथ यहां पर जुड़े हैं। राजीव जी, एक तरफ सवाल हैं एनकाउंटर्स पर, इनके सिलेक्टिव होने को लेकर या खास पैटर्न को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अपराध का जो ग्राफ कम हुआ है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार इसको कहा भी जाता है कि ये जीरो टॉलरेंस की वजह से कम हो रहा है। और अगर देश भर से उन आंकड़ों की हम तुलना करें अपराध की, तो उस ग्राफ में कटौती हमें देखने को मिलती है। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा, इस पर सवाल हो सकते हैं। ओवरऑल एक कमेंट, ये सिर्फ राजनीति होती रहेगी एनकाउंटर पर, या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर भी कोई ठोस कुछ होगा जमीन पर? देखिए मकसूद, जब मैं 12-14 साल का था और अखबारों को पढ़ना मैंने शुरू किया, मुझे अच्छी तरह से धुंधली यादों में याद है कि जब एनकाउंटर की खबरों को मैं अखबारों में पढ़ता था तो उसमें भाषा यही होती थी कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस पार्टी तैनात थी और दूसरी तरफ से मोटरसाइकिल या कार में बदमाश आ रहे थे। पुलिस पार्टी ने उन्हें रुकने का इशारा किया, रुकने के बजाय बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मारा गया, उसके पैर में गोली लगी या सिर में गोली लगी, वो मारा गया और वो दूसरा बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए भागने में कामयाब रहा। और इसके बाद एक फ़ोटो छपा रहता था जिसमें कि जिस बदमाश का इनकाउंटर होता था वो गिरा रहता था और उसके हाथ से कुछ दूर पर एक असलहा रखा रहता था। आज मेरा बेटा उस उम्र से ज़्यादा बड़ी उम्र का हो गया है और आज भी कहीं भी देश में, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर, अगर आप आज का भी अखबार उठा के देखें और कहीं एनकाउंटर हुआ हो तो उसकी भी खबर सिर्फ यही होगी, इतनी ही ऐसी ही वही लाइन है, पिछले न जाने कितने वर्षों से वही चल रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस पार्टी को पता चला, वहां पहुंची, इशारा किया, बदमाश रुके नहीं और उस बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में बदमाश मारे गए। पुलिस के लोगों पर कितनी गोलियां लगी या क्या हुआ और कितने मामलों में हुआ, यह आप जानते हैं। मैं बहुत लंबे समय से इस तरह की घटनाओं को देख रहा हूं और मैं हमेशा, मुझे अचरज होता है मकसूद, अगर आप बनारस से गोरखपुर के रास्ते में जाएं, आजमगढ़ के रास्ते में, तो एक गोमती नदी का पुल पड़ता है और उसके बाद चंदवक बाजार से पहले एक ऐसी जगह है ढलान सी, जहां पे 2-3 किलोमीटर तक सिर्फ खेत है, कोई वो बनारस से आजमगढ़ जाने का रास्ता है। कम से कम 7-8 बार ऐसा हुआ होगा जब भोर में मैं उधर से गुजरा हूं इतने सालों में, तो पता चला है कि एनकाउंटर हुआ है। पुलिस के एनकाउंटर की जगहें फिक्स्ड है। ऐसे ही इलाहाबाद में मैं लंबे समय तक प्रयागराज में पढ़ा हूं, सिविल लाइन से मेडिकल कॉलेज की तरफ जब आप जाते हैं तो एक रास्ता है जो जॉनसनगंज की तरफ, पतली रोड है, वो जाती है। अगर प्रयागराज के लोग मेरी बात को इस कार्यक्रम के जरिए सुन रहे होंगे या आजमगढ़ बनारस के लोग, तो उन्हें अच्छी तरह से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ रही होगी। और इलाहाबाद में 90 के दशक में जितने एनकाउंटर हुए शहर के भीतर, 70% उसी रोड पर हुए। इसी तरह से आप गोरखपुर में देख लीजिए, लखनऊ में देख लीजिए, सब एनकाउंटर की जगह पुलिस की थोड़ी बहुत इधर उधर करके फिक्स्ड है कि वहीं पे बदमाश पकड़े जाते हैं, वहीं पे बदमाश मारे जाते हैं। सारे पुलिस अधिकारियों से भी आप बात करेंगे तो आपको बात ऐसे ही समझ में आएगी। एनकाउंटर दरअसल ज्यादातर ऐसे ही होते रहे हैं। अब मैं उसका कोई प्रमाण और प्रूफ तो नहीं दे सकता, मैं जगहें बता सकता हूँ और घटनाओं का जिस तरह से विवरण सामने आता है वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि भय बिन होय न प्रीत। अगर इस तरह के एनकाउंटर न किए जाएं, पुलिस इस तरह का एक्शन न किया जाए, तो अपराधियों में डर व्याप्त कैसे होगा। और ये एक तरीका है जिससे जब आप एकदम उकता से जाते हैं, पुलिस उकता सी जाती है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो आदमी सचमुच में खतरा है, तो उसका तरीका दूसरा क्या है। और एनकाउंटर से एक संदेश जाता है, एक भय व्याप्त पैदा होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में, उत्तर भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी विडंबना ये है मकसूद, कि ये सारे एनकाउंटर, ये सारे लॉ एंड ऑर्डर की जो बातें कही जाती हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर पुलिस करती है। नहीं तो आज की तारीख में जो माननीय लोग घूम रहे हैं पुलिस के घेरे में, जिनको सिक्योरिटी मिली है, आप उठा के देख लीजिए कि वो खुद लोग कितने दिनों तक अंडरग्राउंड रहे थे,
पुलिस उनको कैसे खोज रही थी, उन पर कितने का इनाम घोषित था और वो लोग कैसे अदालतों में सरेंडर करे, सरेंडर करने के बाद जेल के भीतर से अपना तंत्र चलाया और उसके बाद राजनीति का आज सफेद कुर्ता पहन करके माननीय बन गए। और वही पुलिस वाले जो उनको खोज रहे थे, वही पुलिस वाले जो पा जाने पर एनकाउंटर कर देते, आज चारों तरफ उनके सुरक्षा का घेरा बना करके खड़े हुए हैं। ये सरकारों के बदलने के साथ ये व्यवस्था बदलती जाती है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप जैसा इशारा करता है, पुलिस वैसा काम करती है। इसके पहले की सरकारों में जो प्रिय जिनके जो जिस तरफ के लोग प्रिय थे, उनके साथ पुलिस का वही बर्ताव था। इस आज की सरकार में जो प्रिय है, पुलिस वैसा कर रही है। पुलिस के मालूम है कि पॉलिटिकल लीडरशिप किस एक्शन पे सवाल उठा सकती है, उस पर कोई सवाल नहीं होता। पुलिस को ये मालूम है कि किस पर करने पर कोई सवाल नहीं उठा जाएगा। तो ये सारा तंत्र, पुलिस के अधिकारी बड़े आपके साथ हैं ही, बहुत सारे पुलिस के बड़े अधिकारी मैं सुनता रहता हूँ। आजकल पॉडकास्ट का जमाना है, तमाम बड़े अधिकारी बड़े गर्व से माफियाओं के बारे में जानकारी देते हैं। जब वो माफिया और वही बड़े पदों पर थे और उन माफियाओं की आवभगत में लगे हुए थे सरकार के ऊपर के निर्देशों से, तब उस वक्त किसी पुलिस अधिकारी ने ये इंटरव्यू नहीं दिया या इस बात का विरोध नहीं किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये आदमी माफिया इसके लिए नहीं कर सकता। लेकिन जब वो हवा बदल गई, अब दूसरे तरह की हो गई, तो अब दूसरी तरह की बातें की जा रही हैं। दरअसल अगर मुझसे आप पूछेंगे, और जब से मैंने होश संभाला है उत्तर प्रदेश में, तब से लेकर आज तक, हालांकि चुनाव आया तो वो भी थोड़ी बदल गई थी, लेकिन मायावती का सही मायनों में अपराधियों के भीतर जाति धर्म छोड़कर, राजनीतिक पॉलिटिकल अफिलिएशन छोड़कर, जो डर मायावती के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर का था, वो सेलेक्टिव नहीं था। और बाकी सारी सरकारों में एक ही सा रवैया है। ये बात अलग है कि क्रेडिट लेने की है, और ये भी बात है कि निश्चित तौर पर पिछले 7-8 वर्षों में उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन लोगों के भीतर डर का जो एक माहौल अपराधियों या संगठित माफियाओं से था, वो बहुत हद तक योगी सरकार में कम भी हुआ है। बहुत शुक्रिया राजीव जी। वक्त